आज के इस चहल पहल भरे शहर से कई साल पहले मुंबई 7 द्वीपों का एक समूह था। इन द्वीपों पर कोली मछुआरे रहते थे। कोली समुद्र के किनारे रहने वाले कुशल मछुआरे थे। उनका जीवन समुद्र के साथ साथ चलता था। इन 7 द्वीपों के नाम थे बॉम्बे, माहीम, मझगांव, परेल, कोलाबा, वर्ली और ओल्ड वुमेन्स आइलैंड। हर एक की अपनी अलग पहचान थी। बॉम्बे द्वीप सबसे बड़ा और सबसे बीच में था। यही द्वीप आगे चलकर शहर का केंद्र बना। कोलियों ने इन द्वीपों पर अपनी बस्तियां बनाई। वे अपने घर बनाने के लिए लकड़ी और ताड़ के पत्तों जैसी स्थानीय चीजों का इस्तेमाल करते थे। द्वीपों पर जीवन शांत और धीमा था। कोली समुद्र के देवताओं की पूजा करते थे और उनका अपना लोक साहित्य था। उनकी मुख्य देवी मुंबा देवी थीं, जिनके नाम पर बाद में शहर का नाम मुंबई पड़ा। इन द्वीपों की खास लोकेशन ने जल्द ही विदेशी ताकतों को आकर्षित किया। ये साधारण द्वीप कैसे एक वैश्विक शहर में बदल गए, ये कहानी बस शुरू होने वाली है। पुर्तगाली वो पहले यूरोपीय थे जिन्होंने इन द्वीपों की क्षमता को पहचाना। वे 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यहां आए थे। उन्होंने एक ऐसा प्राकृतिक बंदरगाह देखा जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन सकता था। पुर्तगालियों ने जल्दी ही द्वीपों पर अपनी पकड़ बना ली। उन्होंने किले और चर्च बनवाए। ये इमारतें मुंबई में पहली यूरोपीय इमारतें थीं। पुर्तगालियों के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक था बॉम्बेहिया किला। पुर्तगाली भाषा में बॉम्बेहिया का अर्थ है अच्छा खाड़ी। यही नाम बाद में बॉम्बे बना। यह किला प्रतिद्वंद्वी ताकतों से बंदरगाह की रक्षा के लिए बनाया गया था। पुर्तगालियों ने ही द्वीपों में ईसाई धर्म की शुरुआत की। उन्होंने कई चर्च बनवाए जो आज भी मौजूद हैं। पुर्तगालियों का प्रभाव वास्तुकला से कहीं आगे तक था। वे द्वीपों में नई फसलें और फल लेकर आए। आलू, टमाटर और मिर्च स्थानीय भोजन का हिस्सा बन गए। सत्ता हस्तांतरण का समय आ गया था। द्वीपों का भाग्य एक बार फिर बदलने वाला था। वर्ष 1668 मुंबई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह शाही शादी का साल था। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ओनफ ब्रेगांजा से होना था। कैथरीन एक पुर्तगाली राजकुमारी थी। दहेज के रूप में पुर्तगाल ने इंग्लैंड को ये द्वीप उपहार में दे दिए। सत्ता का यह हस्तांतरण केवल झंडे बदलने से कहीं अधिक था। यह द्वीपों के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। पहले तो अंग्रेजों को अपनी नई संपत्ति की कीमत का एहसास नहीं हुआ। ये द्वीप दलदली, मलेरियाग्रस्त चौकी जैसे लग रहे थे। लेकिन समझदारी की बात मानी गई। प्राकृतिक बंदरगाह की क्षमता को नजरअंदाज करना असंभव था। अंग्रेजों ने द्वीपों को विकसित करने का फैसला किया। उन्होंने इसे भारत के विशाल धन का प्रवेश द्वार के रूप में देखा। अंततः 1667 में अंग्रेजों ने पूर्ण नियंत्रण ले लिया। बॉम्बे का ब्रिटिश युग शुरू हो चुका था। ब्रिटिश शासन के तहत बॉम्बे मछली पकड़ने वाले गांवों के समूह से एक प्रमुख बंदरगाह शहर के रूप में विकसित होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को विकसित करने का जिम्मा संभाला। वे द्वीपों को अपनी व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं की कुंजी मानते थे। प्राकृतिक बंदरगाह उनकी जरूरतों के लिए एकदम सही था। कंपनी ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने घाट, गोदाम और किलेबंदी का निर्माण किया। नींद वाले मछली पकड़ने वाले गांव एक हलचल भरे बंदरगाह में बदलने लगे। कंपनी के पहले कार्यों में से एक था अपने पश्चिमी मुख्यालय को सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित करना। इस कदम से व्यापारियों और श्रमिकों का तांता लग गया। पूरे भारत से लोग अवसरों की तलाश में आने लगे। जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। कंपनी ने इस विकास को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बसने वालों को आकर्षित करने के लिए भूमि और कर प्रोत्साहन की पेशकश की। बॉम्बे संस्कृतियों और समुदायों का एक पिघलने वाला बर्तन बनता जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए उद्योगों को भी पेश किया। शहर का चरित्र ग्रामीण से शहरी में बदल रहा था। बॉम्बे अर्ब्स प्राइमा इन इंडिस भारत का प्रमुख शहर बनने की राह पर था। जैसे जैसे बॉम्बे बढ़ता गया, जगह एक कीमती वस्तु बनती गई। तेजी से बढ़ती आबादी का समर्थन करने के लिए 7 द्वीप पर्याप्त नहीं थे। अंग्रेजों ने एक साहसिक योजना बनाई। वे समुद्र से जमीन का दावा करेंगे। यह द्वीपों को जोड़ेगा और अधिक जगह बनाएगा। यह अपने समय का एक महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग उपलब्धि थी। मेलीकरण परियोजनाओं ने बॉम्बे के भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली बड़ी पुनर्ग्रहण परियोजना 1784 में शुरू हुई थी। इसे हॉर्नी वेल्लार्ड परियोजना कहा जाता था।
बॉम्बे के गवर्नर विलियम हॉर्नी ने इसकी शुरुआत की थी। परियोजना का उद्देश्य वर्ली क्रीक को अवरुद्ध करना था। इससे समुद्र को निचले इलाकों में बाढ़ से रोका जा सकेगा। इसे पूरा होने में कई साल लगे, लेकिन इसने कई द्वीपों को सफलतापूर्वक जोड़ दिया। बॉम्बे एक बड़ा प्रायद्वीप बन गया था। जैसे जैसे 19वीं सदी आगे बढ़ी, बॉम्बे का आर्थिक महत्व तेजी से बढ़ता गया। यह शहर भारत की वित्तीय राजधानी बन गया। इस वृद्धि में कई कारकों ने योगदान दिया। 1868 में स्वेज नहर का खुलना एक बड़ा प्रोत्साहन था। इसने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग को छोटा कर दिया। व्यापार के लिए बॉम्बे का बंदरगाह और भी महत्वपूर्ण हो गया। शहर की सूती मिलें फल फूल रही थीं। उन्होंने बॉम्बे को भारत का कपड़ा केंद्र बना दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1877 में हुई थी। यह भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। इसने शहर में और अधिक व्यवसायों और निवेशकों को आकर्षित किया। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने बॉम्बे में अपना मुख्यालय स्थापित किया। यह शहर भारत के मुद्रा बाजार का केंद्र बन गया। बॉम्बे के धन ने देश भर के लोगों को आकर्षित किया। चुनौतियों के बावजूद बॉम्बे का वित्तीय प्रभुत्व बढ़ता रहा। शहर इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बॉम्बे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक प्रमुख बंदरगाह और वित्तीय केंद्र के रूप में इसकी स्थिति ने इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया। आजादी की लड़ाई की कई अहम घटनाएं यहीं हुई। महात्मा गांधी जैसे नेता अक्सर महत्वपूर्ण घोषणाओं और विरोध प्रदर्शनों के लिए बॉम्बे को चुनते थे। 1942 में गांधी ने गोवालिया टैंक मैदान में अपना प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया। हजारों लोग गांधी के सविनय अवज्ञा के आह्वान को सुनने के लिए उमड़ पड़े। जब 1946 में भारत को स्वतंत्रता मिली, तो बॉम्बे ने बड़े उत्साह के साथ जश्न मनाया। 1947 में भारत की आजादी के बाद बॉम्बे ने विकास के एक नए दौर में प्रवेश किया। यह बॉम्बे राज्य की राजधानी बना और बाद में 1960 में महाराष्ट्र राज्य की राजधानी। स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में शहर की जनसंख्या में विस्फोट हुआ, क्योंकि पूरे भारत से लोग अवसरों की तलाश में आते रहे। इस तीव्र विकास ने लाभ और चुनौतियां दोनों लाई। शहर का बुनियादी ढांचा आमद के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहा था। 1950 और 60 के दशक में औद्योगिकरण ने गति पकड़ी। नए कारखाने और व्यवसाय खुले। फिल्म उद्योग, जिसने पहले जड़ें जमा ली थीं, फ्रूटा फूला और बॉलीवुड के रूप में जाना जाने लगा। बॉम्बे भारत की मनोरंजन राजधानी बन गया। 1996 में शहर का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। मुंबई नाम देवी मुंबा देवी से आया है, जिनकी पूजा मूल कोली निवासियों द्वारा की जाती है। कुछ लोगों ने इसे शहर की भारतीय पहचान को पुनः प्राप्त करने के रूप में देखा, जबकि अन्य ने इसे अनावश्यक समझा। भले ही शहर का विकास और विकास जारी रहा। आज मुंबई एक सच्चे वैश्विक महानगर के रूप में खड़ा है। यह भारत की वित्तीय और वाणिज्यिक राजधानी है। मुंबई भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देता है। शहर के क्षितिज में बहुराष्ट्रीय कंपनियों वाले गगनचुंबी इमारतें हैं। मुंबई एक सांस्कृतिक शक्ति केंद्र भी है। मुंबई में स्थित बॉलीवुड दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग है। शहर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों की मेजबानी करता है। मुंबई का भोजन दृश्य विविध और जीवंत है। शहर की नाइट लाइफ प्रसिद्ध है। हालांकि मुंबई को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिक जनसंख्या और अपर्याप्त बुनियादी ढांचा प्रमुख मुद्दे हैं। यह वास्तव में अपने उपनाम सपनों का शहर पर खरा उतरता है। मुंबई की भावना पौराणिक है। इसे अक्सर वह शहर बताया जाता है जो कभी नहीं सोता। यह भावना प्रसिद्ध लोकल ट्रेन नेटवर्क में सन्निहित है। लाखों यात्री प्रतिदिन इसका उपयोग करते हैं। बारिश हो या धूप, ट्रेनें चलती रहती हैं। वे शहर की जीवन रेखा हैं। यह लचीलापन मुंबई के जीवन के हर पहलू में देखा जाता है। शहर ने कई चुनौतियों का सामना किया है। बाढ़, आतंकवादी हमले, आर्थिक उतार चढ़ाव, लेकिन यह हमेशा वापस उछालता है। मुंबई की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ भारत के सभी हिस्सों के लोग रहते हैं। आप इसकी सड़कों पर दर्जनों भाषाएं बोलते हुए सुन सकते हैं। विभिन्न समुदायों के अपने त्योहार और परंपराएं हैं। फिर भी एक अनूठी मुंबई संस्कृति है जो सभी को बांधती है। इसके लोग ही इसकी सबसे बड़ी पूंजी है।
मुंबई सपनों का शहर बना हुआ है, जहां लाखों लोग आते हैं,